हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंति क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जैसा कि मैं बोल रहा था। और इसी तरह के 2-3 लेक्चर और आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और इसको आज ध्यान से कीजिएगा। एवरीथिंग मस्ट बी इन योर माइंड एंड ऑन योर नोटबुक। सब कुछ आपके माइंड में और नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हैं, जैसा हमने फर्स्ट लॉ किया भाई प्रीवियस लेक्चर के अंदर, है ना। फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। या तो हीट चेंज हो सकती है या वर्क डन हो सकता है। उसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मोल ऑफ गैस हीटेड। तो देखिए 1 मोल है गैस का अमाउंट। इसमें ना थर्मो में ध्यान रखना, एक एक वर्ड को अंडरलाइन करते जाइए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और आपको पूरा अच्छे से आसानी से आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे 1 मोल गैस है, जनरली 1 मोल से हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो इसके लिए मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा। हीटेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा वी जीरो है, चेंज नहीं हो रहा है वॉल्यूम में, ठीक है। टेम्परेचर इज रेज्ड 298 टू 308। टेम्परेचर में चेंज हो रहा है भाई, 298 से 308। हीट सप्लाई टू द गैस इज 500 जूल। हीट सप्लाई की गई है यानी कि क्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से क्या ट्रू है ये पूछा है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो देखिए डेल्टा यू क्या होता है? 2 प्लस डब्ल्यू। क्या उसने बोला 500 जूल है। और डब्ल्यू क्या है? पी डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम इनटू पी। तो प्रेशर यहाँ पर दिया गया, क्या 1 मोल गैस है, हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो प्रेशर भले ही चेंज हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, सीधी सी बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू हमें बताना। तो डेल्टा वी जीरो है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जीरो। ओवरऑल जीरो आया, प्लस 500, मतलब डेल्टा यू इक्वल क्यू इक्वल 500। that is the B is the right option. Q equal delta U equal 500 जूल, वर्क डन जीरो है। यस क्लियर है भाई, वर्क डन जीरो निकाला हमने। समझ में आया सबको? यस गाइस, यस है ना? यस सर। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैं इसमें थोड़ा सा कंडीशन बदलूं तो इफ डेल्टा क्यू इक्वल जीरो, अगर चेंज इन हीट जीरो हो तो डेल्टा टी इक्वल जीरो होगा। ये चीज जरूर ध्यान रखना भाई, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर हीट चेंज जीरो है तो टेम्परेचर चेंज तो जीरो पक्का होगा, क्योंकि हीट देंगे तभी टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है ना, हीट सप्लाई करने से या हीट वापस लेने से, है ना। तो यानी हीट तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर अगर कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब तो डेफिनेटली हीट दी गई है। और अगर हीट नहीं दी गई तो टेम्परेचर कम या ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। बट अगर हीट दी गई हो और टेम्परेचर हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, हो सकता है ना हो, क्योंकि वो तो हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यानी कि टेम्परेचर चेंज हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हीट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर चेंज हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। बट हीट अगर चेंज नहीं हो रही तो टेम्परेचर पक्के तौर पर चेंज नहीं होगा, ये कंडीशन याद रखना। आगे देखिए टी जीरो है तो क्यू नॉट जीरो, डेल्टा क्यू जीरो नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो, मे बी नॉट, मे बी यस, मे बी नो। यस, ये कंडीशन क्लियर है ना सबको? यस बेटा, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा, देखिए नेक्स्ट। किसी का माइक ऑन है क्या? बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। आगे देखते हैं जरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई? हीट कैपेसिटी क्या है? क्यू बाई टी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? क्यू बाई टी, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? क्यू बाई टी, ग्राम से डिवाइड। तीनों फॉर्मूले आपके सामने लिख दिया। आई थिंक अब आप बता सकते हैं आंसर आसानी से, है ना। तो यहाँ मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय हीट कैपेसिटी, तो ये तो नहीं हो सकता। मास को हीट कैपेसिटी से तो डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। मास मल्टीप्लाई तो नहीं होता है, तो डिवाइड में होता है। हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास ऑफ सब्सटेंस, ये सही है। मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, मास बाय मास, ये तो बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ अबव, बी सही हो गया, तो डी गलत है। यस क्लियर है, फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन आ गया सबको? यस सर। ठीक है, आगे देखिए ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई? क्यू बाई टी, जूल पर केल्विन, ऐसा यूनिट, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको खुद अपने हाथों से करने हैं सारे न्यूमेरिकल लिख कर, तभी आएंगे। आगे देखिए ये स्लाइड अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना इस स्लाइड के ऊपर, इसीलिए मैं इस लेक्चर को इंपॉर्टेंट बोल रहा था। यहाँ से शुरू होता है,
Note, there is no mechanical work in case of isochoric system. आइसोकोरिक यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो है, तो उसमें मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। पहली कंडीशन है, याद रख लेना, याद भी रखना है, फिंगर टिप्स पे भी रखना है, सब कुछ ये होना ही चाहिए, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे इसी तरह से वो एक वर्ड लिख के भूल जाएगा और आप उस वर्ड को ध्यान नहीं देंगे तो वो न्यूमेरिकल गलत निकलेगा, हमेशा गलत निकलेगा। इसीलिए एनसीईआरटी की मैंने बोला था न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दो आज से ही, पहले दिन से ही। तो देखिए भाई, चीकू ने एंट्री ली अभी है ना। चीकू बेटा यूं समझ लो फर्स्ट स्लाइड, अभी दो न्यूमेरिकल करवाए हैं पीछे, फर्स्ट स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट। गुड इवनिंग बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, फर्स्ट स्लाइड है इस लेक्चर की, बहुत ध्यान से करना इस लेक्चर को, थर्मो का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। पीछे सिर्फ हमने जनरल टर्म सीखी थी। तो देखिए, देयर इज नो मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क नहीं होगा इन केस ऑफ आइसोकोरिक सिस्टम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो, वॉल्यूम ना बदले तो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो तो, अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, आइसोकोरिक सिस्टम है, तो मैकेनिकल वर्क यानी कि वर्क डन जीरो होगा। यहाँ साइड में मैंने लिख रखा W इक्वल नेगेटिव पी डेल्टा वी, ये देखिए जरा, नेगेटिव पी डेल्टा वी, अभी क्या डेल्टा वी जीरो है क्योंकि उसने बोला आइसोकोरिक सिस्टम, वॉल्यूम चेंज जीरो, वर्क डन हो गया जीरो। ये कंडीशन याद रखनी है बहुत ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा, सेकंड देखो, इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, अब ये वर्ड भी बहुत काम का है, ठीक है। वो आइसोकोरिक वॉल्यूम के केस में मैकेनिकल वर्क डन जीरो होता है, फ्री एक्सपेंशन के केस में भी वर्क डन जीरो होता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन, कोई बता सकता है मुझे फ्री एक्सपेंशन क्या होती है? किसी को पता हो? एनीवन नोज अबाउट फ्री एक्सपेंशन? सर उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाती है, जब किसी कोई हाँ, गैस है तो उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगी। होती रहती है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता है। सोचिए, मैंने एक बॉक्स बना रखा है, उसके अंदर पिस्टन रखा हुआ है, येलो कलर का बॉक्स आपको दिख रहा होगा, पिस्टन रखा हुआ है। अब ये बॉक्स का मतलब है कि हम स्पेस में हैं, स्पेस में, अर्थ से बाहर है। तो स्पेस में एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? जीरो। बाहर का प्रेशर जीरो है तो डेफिनेट सी बात है, पिस्टन गैस अंदर से प्रेशर डालेगी पिस्टन के ऊपर और पिस्टन बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा और पिस्टन फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और इस तरह से पिस्टन जो है वो अनलिमिटेड फैलता रहेगा। तो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया है, तो इस केस में वर्क डन क्या आएगा, क्योंकि गैस तो काम कर रही है, किस पे काम कर रही है? सराउंडिंग पे काम कर रही है। सराउंडिंग कौन है? हम है। नीचे से पिस्टन ऊपर उठ रहा है ना, एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन निकालेंगे, क्या निकलेगा? वर्क इक्वल क्या होता है भाई? वर्क W इक्वल माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क है इसलिए माइनस। तो P की वैल्यू, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, डेल्टा वी चाहे कुछ भी हो, टोटल जीरो ही बनेगा। यस, ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। इस कंडीशन को याद रखना, फ्री एक्सपेंशन मतलब स्पेस में हम गैस को बहा रहे हैं, तो उस टाइम पर वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा डेफिनेटली, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा। यस कृष्णा बेटा। सर अभी आपने क्या क्या टॉपिक करा दिए सर, बस नाम बता दीजिए टॉपिक। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द लेसन ऑफ द लेक्चर। इससे पहले सिर्फ दो न्यूमेरिकल करवाए थे फर्स्ट लॉ के ऊपर, U इक्वल Q प्लस W, दो न्यूमेरिकल हुए हैं। फर्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है, याद रख लेना। इसके अंदर बहुत खतरनाक वाले फॉर्मूले आने वाले हैं, मजेदार फॉर्मूले हैं। अगर आज का लेक्चर नहीं करोगे तो फिर बहुत पछताने वाले हो, ठीक है। थर्ड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई, तो हम कहाँ थे, यानी अगर फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन जीरो होता है। क्यों होता है? तो उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई है, क्योंकि प्रेशर जो है बाहर का जीरो हो जाएगा तो पी डेल्टा वी, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। दूसरा, उससे ऊपर पहली कंडीशन क्या थी? मैकेनिकल वर्क जो है वो भी जीरो होता है। कब? जब आइसोकोरिक वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो मैकेनिकल वर्क यानी कि वर्क डन तब भी जीरो होता है, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू जीरो है। ये दोनों कंडीशनें समझ में आ गई होंगी सबको। तीसरी कंडीशन देखते हैं, मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क किया। तीसरी कंडीशन देखिए, फॉर आइडियल गैसेज, आइडियल गैसेज के लिए, अब ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नॉन आइडियल या रियल गैस बोल दे तो कहानी पलट जाएगी। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आता है, फर्स्ट ईयर है केमिकल काइनेटिक, हाँ बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर शायद सेकंड सेम में आता है, नॉन आइडियल रियल गैसेज के लिए वर्क डन, रियल गैसेज के लिए डेल्टा यू चेंज, रियल गैसेज के लिए बहुत कुछ आता है, ठीक है। आइडियल और रियल गैसेज के लिए आपके यहाँ सिलेबस में मोस्टली सिर्फ आइडियल गैसेज के ऊपर ही है, ठीक है। तो देखिए,
du जो होता है वो NCV/dt होता है, NCV/dt, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द लेसन, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। रट्टा मार लो घोट के, कुछ है तो उसको पिटारी में बंद कर लो हमेशा हमेशा के लिए, NCV/dt। अब CV क्या है? CV है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी कह लो, N नंबर ऑफ मोल है। क्लियर है? यस सर। dt क्या है? dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। तो ध्यान दो, तो ये क्या है? डेल्टा यू क्यों कह रखा है इसमें? ठीक है, देखिए जरा ध्यान देना इस पे। हमें क्या पता है भाई? अरे मेरा पेन कहाँ गया? ठीक है, ये रहा। हमें क्या पता है, जरा ध्यान देना। डेल्टा क्यू इक्वल क्या होता है? एन सीवी डी डेल्टा टी, यही होता है। ध्यान दो कैसे। सीवी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है वो? क्यू बाय टी, और नंबर ऑफ मोल नीचे होते हैं, यही होता है ना? यस सर। टी को उस तरफ ले जाओ, एन को उस तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल एन सीवी डी टी। यस, क्लियर है? यस सर। तो यानी कि डेल्टा क्यू या डी क्यू इक्वल एन सीवी डी टी, ये मैं लिख सकता हूं डी टी। ये तो समझ में आ गया बिल्कुल। ये तो क्या है? हीट कैपेसिटी है। लेफ्ट राइट कर रखा है फॉर्मूले को, घंटा कर रखा है इन्होंने, कुछ नहीं कर रखा। फिर ये क्या है? डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। अगर वर्क डन 0 है तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? वो क्यू के इक्वल होगा। यस और नॉट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस। तो वर्क डन 0 कर दो तो यू क्या आ गया भाई? यू आ गया एनसीवीडीटी, जो कि क्यू था एनसीवीडीटी। समझ में आ गया सबको? यस सर। अब एक और चीज बताता हूं, U इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू है। तो अगर क्यू को 0 कर दें, सॉरी क्यू को कह रहा हूं, इसको डब्ल्यू को, इंटरनल एनर्जी को 0 कर दें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्यू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। क्यू इक्वल माइनस डब्ल्यू। तो यानी कि W की जगह पर भी मैं NCV/dt लिख सकता हूं, अगर वो एक्सपेंशन का वर्क ना हो तो कंप्रेशन का हो। यस, क्लियर है? साइन तो बदल ही सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। तो W भी NCV/dt हो सकता है, वो क्यू के बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है और अगर वर्क डन 0 है तो भी वो क्यू के बराबर हो सकता है। मतलब सब के सब हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूला में फिट बैठते हैं। यस, ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर ये कैपेसिटेंस है सर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। क्या बेटा? CV हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम। यस यस यस, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। सीवी दे रखा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसकी जगह पर हम सीपी भी पढ़ेंगे, कांस्टेंट प्रेशर वाला भी। अब सीपी होगा तो उसे क्यू नहीं लिखते, उसे लिखते हैं एच। एच होता है एंथैल्पी। तो एनसीपीडीटी दैट विल बी डीएच इक्वल एनसीपीडीटी, ये भी फॉर्मूला बन गया। अब एंथैल्पी और हीट में क्या डिफरेंस होता है भाई? बहुत बड़ी सिरदर्दी है एंथैल्पी और हीट। ठीक है, बहुत से बच्चों का दिमाग खाती है। अगर जो बच्चा कम से कम इस लेसन के 150 न्यूमेरिकल कर लेता है मेंस एडवांस के मिला के, ठीक, कम से कम 30 एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल कीजिए, 30 से 40, और 100-110 न्यूमेरिकल कीजिए मेंस के, एनसीईआरटी वाले और मेंस के। अगर इतने न्यूमेरिकल कर लेते हो, फिर आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लग जाएगी सीवी और सीपी में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा थ्योरेटिकली आपको समझाने की, नो डाउट टू इट। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तो मेरा समझाया हुआ एक दिन तो अच्छा लगेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। यस, क्लियर हुई है मेरी बात? तो एंथैल्पी क्या होता है उसको हम आगे करेंगे, एंथैल्पी आगे आएगा। लेकिन यहां से हमें 3 फॉर्मूले कंफर्म हो गए। du इक्वल एनसीवीडीटी, dq इक्वल एनसीवीडीटी, dw इक्वल एनसीवीडीटी। तीनों ही हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले के अंदर फिट बैठते हैं। बस कंडीशनें लगानी इधर उधर की, और याद रख लेना ये आइडियल गैस के ऊपर एप्लीकेबल है ओनली, और मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत मजेदार है, बहुत जगह काम आता है। क्लियर है बेटा? यस यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो डेल्टा यू की जगह पर और डी यू की जगह पर डेल्टा यू आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। बट याद रखना यहाँ सीवी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सीवी टेम्परेचर के साथ बदले ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, हीट कैपेसिटी जो है टेम्परेचर ज्यादा पर हीट कैपेसिटी कुछ और हो जाती है, कम पर हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट है ना, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट बदलता रहता है सेम मटेरियल के लिए। लोहे का कांस्टेंट आप 0 से 100 के बीच में देखेंगे, लोहे का कांस्टेंट ठीक ठाक मिलेगा। अगर 1000 से ऊपर
अगर लोहे का कांस्टेंट देखेंगे वहां हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट बदल जाएगा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर करने पर हीट कैपेसिटी भी वेरी करती है, बदल जाती है। कम और ज्यादा टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट भी बदल जाता है। ठीक है, समझ में आया? हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट बदलता है तभी हीट कैपेसिटी बदलती है। यस बेटा, समझ में आ गया? यस तो इसलिए आपको इसने बोला सीवी कांस्टेंट होना चाहिए। अब सीवी कांस्टेंट का मतलब हम बोलेंगे ये तो कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि लंबी रेंज ऑफ टेम्परेचर पर कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते ही सीवी की वैल्यू बदल रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको जब न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। अभी मैंने जो क्लियर किया अगर समझ में आ गया तो दोबारा भूल जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्म मतलब क्या? टेम्परेचर इक्वल 0, चेंज इन टेम्परेचर। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ भाई, यस। Yes, sir. तो देखो उसने बोला सीएम, सीएम क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। तो निकाल लो मोलर हीट कैपेसिटी को। क्या होती है मोलर हीट? Q/T इंटू एन, नंबर ऑफ मोल। अब उसने बोला डेल्टा टी इक्वल 0, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, नीचे 0 भर दिया तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। समझ में आ गया सबको? यस गाइस? Yes. बस फिर यस Yes, sir. ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे करके, यानी वो सिर्फ एक चीज देता है और फिर कहेगा ये बताओ ये क्या होगा। अब इसने तो बोला ना इनफाइनाइट है, वो बोलेगा सीएम बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब दिमाग यहाँ घूमता है, यार आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ आइडियल वाइडियल है कि नहीं, कोई गैस दी है कि नहीं, क्या दिया इसने क्या नहीं दिया, यही नहीं समझ में आता। समझ में आया? थर्मो में ये प्रॉब्लम है बच्चों के साथ जब न्यूमेरिकल करने बैठते हैं। हर एक वर्ड पर ध्यान रखना है, हर एक वर्ड को अंडरलाइन कीजिए जो उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड दिया है, फिर उसका मीनिंग याद रखिए, उसके बाद उसके ऊपर सोचिए और फिर बहुत आसान लगेगी थर्मो। अब इसकी वजह है कि प्रैक्टिस कम होने की वजह से बच्चे इसको जल्दी भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस, बार मतलब प्रेशर कांस्टेंट है भाई, डेल्टा पी इक्वल कांस्टेंट। तो क्या होगा? वो बोल रहा है सीएम और सीपी बराबर होते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वो प्रेशर, सीपी का मतलब ये होता है ना मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर होंगे। बिल्कुल, तो इसने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो जो हीट कैपेसिटी निकालोगे वो प्रेशर कांस्टेंट के ऊपर ही तो निकलेगी। यस और नॉट? तो इसको तो सीपी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी ही होता है। ठीक है, और पी लगा रखा तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर। यस, ये बात समझ में आ गई? सीएम सीपी के बराबर। हाँ बेटा, एक बार और बता दो। बताता हूँ बेटा। देखो क्या है, सीएम का मतलब क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। और सीपी का मतलब क्या होता है? जरा ध्यान दो, मैंने बोला था सीपी, सीपी को मैंने क्या लिखा था? सीएमपी लिखा था वहां पे जिस स्लाइड में आया था, याद है? यस लिखा सर। था कि सीएमपी का मतलब क्या मैंने बताया था कि अगर सीपी लिख देते हैं तो उसके अंदर एम मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एम तो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, तो सीपी का मतलब ही सीएमपी होता है। और यही ये कह रहा है महाशय कि सीएम और सीपी बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल, सीएम क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर तो उसने कांस्टेंट ही दिया है, खुद ही बोला है। तो मैं सीएम को यानी मोलर हीट कैपेसिटी को सीएमपी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी जो हम लगा रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर ही तो लगा रहे हैं, तो अपने आप वो सीएमपी बन गया। सीएमपी को शॉर्ट में सीपी बोल देते हैं ओनली। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब आगे देखिए थर्ड कंडीशन। ये कंडीशनें याद रखनी है, बहुत अच्छे से रट्टा मारना, लिख लिख के याद कर करके लिख लिख के देखना बहुत ध्यान से। पूरी की पूरी कंडीशन है, हर कोई एक भी गलत होती है उसको दोबारा पूरे को दोबारा लिखिए। ठीक है, पूरे पेज को। आगे देखिए आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, सीएम और सीवी बराबर दे रहे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट पर सीवी इक्वल सीएम भी होता है। यस, वो भी तो सीएम का मतलब ये सीवी का मतलब सीएम भी तो है। यस, क्लियर है? ये भी सेम ऊपर वाला ही, कुछ फर्क नहीं है, वो पी की जगह पर भी आ गया। हाँ बेटा, यस सर। आगे बढ़ते हैं। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू इक्वल 0 होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, मैंने बताया था आपको, याद है सबको? क्यू विल बी 0। Yes, sir. सीएम 0 बोला उसने। हीट कैपेसिटी 0 होती है, मोलर हीट कैपेसिटी। कैसे? मोलर हीट कैपेसिटी होती क्या है? Q/T होती है। क्यू क्या है? 0 है। अगर क्यू की वैल्यू 0 भर दोगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा कि नहीं? यस, क्लियर हो गया? Yes.
सभी कंडीशनें, फॉर्मूले, ये सारा कुछ याद हो चुका होगा आपको, है ना। अभी तो बड़ा आसान लगा होगा, मजा भी आया होगा, अरे वाह ये तो छोटी सी चीज है। लेकिन जैसे ही पेज पलटूंगा सब साफ हो जाएगा, मुझे पता है। समझ आना एक अलग बात है, याद होना बहुत दूसरी और बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रही है बात? तो याद रखिएगा, याद करना है इस लेक्चर को, आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। आगे एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में मैंने बोला था एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, बाहर का प्रेशर जीरो हो जाता है। ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अब देखो ये वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन करके डेल्टा क्यों लगा रखा है, क्यों लगाया? इन्हीं वर्ड से आपको चीजें पता लगेंगी। तो बोल रहा है विच वन करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, वैसे उन्होंने वही बात की है, डब्ल्यू पूछा है, टी पूछा है, क्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा यू इक्वल क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू जीरो है, उसने दिया एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक है। और डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल्टा वी, जिसमें पी जीरो है। क्यों? क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, दोनों चीजें जीरो हो गई, ओवरऑल डेल्टा यू जीरो हो गया। यस क्लियर है, डेल्टा यू जीरो होना चाहिए पहली बात। यस भाई, ये समझ में आया सबको? तो देखो क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, वर्क डन भी हमने जीरो निकाल लिया, क्यू भी हमने जीरो निकाल लिया, वर्क डन जीरो निकाल लिया। डेल्टा टी, क्या डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जीरो है क्या इसमें? बताओ भाई। फ्री एक्सपेंशन ऑफ एडियाबैटिक गैस, देखो एडियाबैटिक गैस का फ्री एक्सपेंशन हो रहा है स्पेस के अंदर, तो टेम्परेचर चेंज तो वैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। वो जो क्या बोलते हैं उसको, आइडियल गैस है। आइडियल गैस क्या होती है पता है? आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, पीवी इक्वल एन आर टी। यहां से एक और कंडीशन लिख लेना, याद कर लेना, टेम्परेचर का फंक्शन होती है आइडियल गैस। अगर टेम्परेचर चेंज जीरो है, देखिए जरा ध्यान से, एन आर टी, तो यहाँ टी अगर जीरो हो गया, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो ओवरऑल प्रेशर इनटू वॉल्यूम की मल्टीप्लाई भी जीरो हो जाएगी। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर तो ऑलरेडी वर्क डन जीरो आ रहा है, प्रेशर जीरो हो रहा है, इसका मतलब एनआरटी जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर घंटा हो सकता है क्या, जब प्रेशर जीरो हो गया, ओवरऑल एनआरटी इक्वल जीरो हो गया। इसको इसके डिवाइड में लेके जाओगे जीरो आएगा, तो टी भी जीरो आएगा। यस आएगा कि नहीं आएगा? यस। समझ में आ गया सबको? ये आइडियल गैस बोला था उसने, इसलिए मैंने पीवी इक्वल एनआरटी लगा दिया इसमें, पीवी इक्वल एनआरटी। और यहां से चेक किया कि पीवी तो जीरो हो रहा है, एनआर भी जीरो हो जाएगा, टी भी जीरो हो जाएगा। बात खत्म। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? बी इज द राइट ऑप्शन। बाकी के सभी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़े बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, यहां हम उसी को डेल्टा यू इक्वल एन सीवीडीटी को डिराइव करेंगे, उल्टे सीधे तरीके से डिराइव करके दिखाएगा ये। मैंने आपको सीधे तरीके से तीनों फॉर्मूला डिराइव किए थे, याद है किसी को? क्या किया था? क्यू निकाला, क्यू क्या होता है? एन सीवीडीटी होता है। वही सीवी की वैल्यू निकाल लो, क्यू निकल जाएगा, क्यू बाई टी डिवाइड बाई एन। उसको दूसरी तरफ ले जाओगे, एन सीवीडीटी आ जाएगा क्यू। अब अगर पीवी इक्वल एन, और क्या बोलते हैं, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ लगा दो। कभी डब्ल्यू को जीरो कर दो, कभी यू को जीरो कर दो, तो वो कभी यू के बराबर आ जाएगा, कभी डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, कभी क्यू के बराबर तो है ही एनसीवीडीटी। हाँ भाई क्लियर है बेटा, सबको समझ में आया? यस सर। ये मैं पहले करवा चुका हूँ इसकी डेरिवेशन, अब ये लोग घटिया तरीके से डेरिवेशन करवाएंगे, ठीक है। मतलब घटिया नहीं है ये लोग, मतलब दूसरे अदर मेथड से, अलग अलग तरीकों से डेरिवेशन होती रहती हैं। आप एक से ज्यादा मेथड से किसी भी डेरिवेशन को कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आसान, सिंपलेस्ट इज द बेस्ट, ठीक है। फिर भी कई बार सिंपल दूसरे टीचर पसंद नहीं करते, मैं बता देता हूँ, ये मेरे खुद के निकाले हुए मेथड है, बिल्कुल सही है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। समझ में आया? किसी से भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं इसके बारे में, आर्ग्यू इन द सेंस कि आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डिस्कस अबाउट दिस। आर्ग्यू का मतलब ये नहीं कि लड़ पड़ो, आर्ग्यू को जनरली लोग नेगेटिव वे में लेते हैं, लड़ना नहीं होता। स्टडी में कभी आर्ग्यू का मतलब लड़ना नहीं है, इसका मतलब आप एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, हेल्दी डिस्कशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए जरा, u इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ये बोल रहा है आइसो, यहाँ देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये रहा, इसने कंडीशन दी है, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? u इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू कर दिया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम हो गया जीरो, ठीक है। तो ये वर्क डन बन गया जीरो, तो u इक्वल आ गया क्यू, तो मैं u और q को बराबर लिख सकता हूँ। समझ में आ गया भाई?
Yes, sir. Yes, sir. मैंने भी तो यही कहा था ना सबसे शुरू में कि अगर वर्कडन 0 हो जाओ तो यू और क्यू बराबर हो जाए। और क्यू हमें पता है एनसीवीडीटी होता है, कहां से आया? अरे ये तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है, हीट कैपेसिटी सीखी ना हमने। तो ये एनसीवीडीटी होता है तो यू भी एनसीवीडीटी हो गया, बात खत्म। आ गया? इसने कोई मंत्र नहीं पढ़े हैं, सारा वही चीज लगा रखी है, बस तरीका बदल रखा है। अब यहाँ देख लो भाई, डी क्यू डी डब्ल्यू डी यू सब एनसीवीडीटी होते हैं, तीनों के तीनों एनसीवीडीटी होते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब आपको याद करना डी क्यू डी डब्ल्यू डी यू एनसीवीडीटी कांस्टेंट, और यहाँ एनसीवी जो है ये दोनों कांस्टेंट है। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, वर्क डन टेम्परेचर पे डिपेंड है, क्यू टेम्परेचर पे डिपेंड है। और टेम्परेचर को फिजिक्स वाले कुछ समझते ही नहीं है, तो बताओ जरा, क्या टेम्परेचर को भाव नहीं देना चाहिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर समझ में किसी किसी को आती है ना? समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारा मत्था मारा था टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर और हीट के ऊपर, याद है क्या सभी को ये बात? Yes. ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट जाग रहे हैं सबके सब? Yes. Yes, sir. सही है, सही है। वैसे सोने का टाइम भी नहीं हुआ, जागना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये पेज यहाँ खत्म हुआ और मैंने उस प्रीवियस पेज में जो फॉर्मूला बताया था, अब देखो इस पेज का कोई मायना नहीं रखता ये, क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस पेज पे फॉर्मूला बता दिया वही तो है ये, तो ये डेरिवेशन है घटिया लेवल की, वही है जो मैंने बताई है, बस इन्होंने थोड़ा सा चोचलेबाजी कर दी है ना, तो उसमें कुछ आने जाने नहीं है, तो वो पेज इसलिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए, नीट 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, एक क्या क्वेश्चन कह रहा था, इफ ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, फैल रही है, वर्क डन नेगेटिव होगा, एक्सपेंशन का वर्क डन, इंसुलेटेड, चेंज इन हीट जीरो होगा, मतलब एडियाबेटिक वर्क होगा। ये चीजें यहाँ से याद रखनी है, समझ में आ रही है बात? एक एक वर्ड को पहचानिए, Yes, sir. ठीक है। आगे देखिए अब जरा, उसके बाद कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज इन डेल्टा पी इक्वल 0, अब ऐसा मत कर देना। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब उसने फिक्स को प्रेशर दे रखा है। देखो, या तो डेल्टा वी ये चेंज होगा, या फिर डेल्टा पी ये चेंज होगा। अगर दोनों में से कोई चेंज नहीं हो रहा, तब हम कहते होते हैं कि ये पी वी इक्वल 0। समझ में आया? तब हम किसी एक को मान लो फिक्स है, और दूसरा वो कह रहा है एक प्रेशर कांस्टेंट है और डेल्टा पी वी जो है वो भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तब पीवी की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन दोनों में से एक भी बदल रहा है तो पीवी की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो यहाँ इसने कांस्टेंट का, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर और वर्क डन की वैल्यू 0 कर दो, मिनट में मुंह उठा गई, ये वर्क डन 0 नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात? इनिशियल वॉल्यूम था 2.5 लीटर, 2.5 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2.5 लीटर ही वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम 4.5 लीटर है। चेंज द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, बताना डेल्टा यू इक्वल क्या होता है भाई? क्यू माइनस डब्ल्यू आएगा, क्यों? एक्सपेंशन का वर्क है, तो पी डेल्टा वी आएगा माइनस का, पी डेल्टा वी, तो वॉल्यूम चेंज उसने बताया कितना हुआ 4.5 और 2.5 लीटर, कितना चेंज आया 2 लीटर का, तो वॉल्यूम चेंज आ गया 2 लीटर का। प्रेशर एक्सटर्नल दे रखा है 2.5 बार, ठीक है, 2.5 एटीएम के बाहर है, एट एटीएम 2.5 एटमॉस्फेरिक। अब क्या करें? 0 हीट सप्लाई 0, वो उसने बोला था एडियाबेटिक वर्क, तो की डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 5 एटमॉस्फेयर लीटर। अब इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया, बट प्रॉब्लम इज देयर, क्या है? देखो यहाँ V1 V2 डेल्टा वी लिख रखा है, सब कुछ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप लोग भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ ही देखिएगा। अब आगे देखो, उसने बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ, तो मैंने निकाल दी, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे तो जूल में दे रखी है सारी की सारी। अब क्या करें? आपको जूल में बदलना आना चाहिए, किसको? एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में चेंज करना आना चाहिए, एटमॉस्फेयर इनटू लीटर। कैसे होगा भाई जूल में चेंज? ऊपर यूनिट दे रखे हैं, देख लो, अब ये याद कर लो, ये भी याद करने हैं, समझ लेना इसको, एज ए फॉर्मूला लेना। तो 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल 101.3 जूल, 1 बार लीटर इक्वल 100 जूल। याद रहेगा, एक बार में 100 जूल होते हैं, और एक एटमॉस्फेयर बार लीटर में, नॉट ओनली बार लीटर, और एक एटमॉस्फेयर लीटर के अंदर 101.3। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. याद है 1 एटीएम में कितने बार होते हैं? 1.01325 बार होते हैं, ये वही वैल्यू है, ध्यान से देख लो। बस उस वैल्यू के साथ में 101 के बाद पॉइंट लगा दिया और जूल लिख दिया पीछे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. वो 1 बार में 100 जूल होते हैं, तो सीधा सीधा आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं,
तो भाई उसने उसके बाद 5 को उसने जूल में, हाँ एक और चीज इसमें रह गई, देखो जरा ये माइनस में है तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज माइनस में आएगा, 101 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा उसको, तो 505 विल बी द माइनस का आंसर। मैंने प्लस का 505 भी दिया हुआ है, ये रहा, माइनस का भी है, तो नीट वाले बस ऐसे तंग करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, आंसर भी निकाल लिया, लेकिन अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो आंसर फंस गया, और अगर वो आता भी है आपने सीधा मल्टीप्लाई करके सीधा इसको लगा दिया, हाँ यही आ रहा 505, ये देखा ही नहीं कि वो माइनस का है कि प्लस का है, तो वो भी आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सारी सावधानियां जो कहते हैं ना डीप सेंस के साथ में क्वेश्चन करना आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? और अगर नीट के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर रहे हो तो एडवांस लेवल सॉल्व करना शुरू कर दो। नीट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही देती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं करती, उसमें थोड़ी मोटी चीजें इधर उधर घुमा देती है बस, ठीक है। तो नीट समझ लो मेंस लेवल है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कौन सी नहीं रिप्रेजेंट कर रही है भाई? इसने बोला है आइडियल गैस है, assume known expansion work done is 0 बोला है, thermodynamic given that cyclic process पहला है भाई Q W के बराबर होता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? A से B, B से C, C से वापस A आगे, तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 आएगा साइक्लिक प्रोसेस में। यस क्लियर है ये बात सबको? इनसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। Yes, sir. वापस आ गया। U इक्वल Q प्लस W होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो गया तो Q इक्वल माइनस W होगा, तो Q इक्वल माइनस W मतलब ये ट्रू है, ये T लगा हुआ है, ध्यान दे लेना, T ट्रू। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट देखो B वाला, एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल डेल्टा U इक्वल W, B ये रहा B का सॉल्यूशन, U इक्वल Q प्लस W है, एडियाबैटिक वर्क दिया यानी कि Q 0 है, तो U इक्वल W के बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है U इक्वल माइनस W, गलत है। नेक्स्ट तीसरा C देखो आइसोकोरिक प्रोसेस, ये रही आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि आइसोकोरिक में क्या होता है? U इक्वल Q प्लस W फर्स्ट ला है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम, तो यानी कि U इक्वल Q हो जाएगा, तो यहाँ पर U इक्वल Q बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू, दिस इज ट्रू। समझ में आ रहा है? पहला और C ट्रू है। D देखो आइसोथर्मल प्रोसेस Q इक्वल W, तो D ये रहा। अब यहाँ चीज ध्यान देने वाली थी, डी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल के लिए। डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली टी पर डिपेंड करती है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ये बात मैंने पीछे अभी अभी बोली थी, यहाँ दोबारा से बोल रहा हूँ, इसको लिख लेना, ये क्वेश्चन मत समझना इसे कि बहुत से बच्चे सोचे हैं क्वेश्चन हम तो सॉल्व कर ही लेंगे, फॉर्मूला आता होगा। इसके अंदर एक कंडीशन है, आइडियल गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो इंटरनल एनर्जी Q प्लस W होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा ना, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब इंटरनल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज 0 है, इसलिए इंटरनल एनर्जी 0 होगी। Q प्लस W, तो Q इक्वल माइनस W हो जाएगा, Q इक्वल माइनस W, ये भी ट्रू है। हाँ भाई समझ में आया ये कंडीशन? Yes, sir. तो ये सारी कंडीशंस अच्छे से आनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस में मत्था मारेंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जगलिंग जिसको बोलते हैं ना, इधर उधर घुमाइए चीजों को, वो पक्की हो जाती है। 2019 में आया था ये मेंस में, है ना, मेंस अप्रैल 2019। ठीक है भाई, तो वो क्वेश्चन हो गया, एक पेज इंपॉर्टेंट था, फिर कुछ क्वेश्चन किए हमने, फिर वो डेरिवेशन की है एनसीवीटीटी वाली, है ना, कुछ नहीं किया अभी तक, समझ लो वो एक ही पेज किया। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अब यहाँ पर ना कुछ अलग अलग वर्क डन को कैलकुलेट करना सिखाएगा, अलग अलग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला वर्क डन है आपके लिए, आइडियल गैस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल आइसोकोरिक हो सकती है, रिवर्सिबल कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है। इरिवर्सिबल आएगा फिर आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक, इस तरह के रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए ये प्रोसेसेस आने वाली है। तो पहले वर्क डन करेंगे आइसोथर्मल और रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। तो वर्क डन की डेरिवेशन करने वाले, ये डेरिवेशन भाई एनसीईआरटी में भी दे रखी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और आपकी बुक्स में भी है और पेपर में भी आती है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए ये डेरिवेशन मैंने थोड़ा रेड पेन से कर रखी है, पहले जो है वो थोड़ा ग्रीन पेन है, आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, है ना, धुंधला दिख रहा है। यस Yes, sir. ठीक है, तो देखिए W क्या होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए PV इक्वल NRT हम जानते हैं, W क्या होता है भाई, नेगेटिव PdV, नेगेटिव क्यों,
ध्यान दे लेना, वर्क डन कैलकुलेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है और वर्क एक्सपेंशन का यहाँ कुछ कंडीशनें दे नहीं रखी हैं तो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं, अगर नेगेटिव है तो मतलब एक्सपेंशन का वर्क डन है। मैंने इसको कर दिया इंटीग्रेशन, एक्सपेंशन के वर्क को इंटीग्रेशन करने पर पीडीवी आ गया इंटीग्रेशन के अंदर, पीडीवी इंटीग्रेशन के अंदर आ गया तो पी की वैल्यू क्या होती है, पीवी इक्वल एनआरटी, तो पी क्या होता है एनआरटी बाई वी, पी की जगह पर एनआरटी बाई वी भर दिया क्योंकि आइडियल गैस के लिए ही कहानी चल रही है, एनआरटी बाई वी आ गया। यस क्लियर है सबको, यहां तक Yes. समझ में आया? आगे देखिए Yes, sir. एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल फिक्स है, आर फिक्स है, टी टेम्परेचर आइसोथर्मल कहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, ठीक है। फिर क्या बच गया, अंदर बच गया डीवी बाई वी, तो डीवी बाई वी भर दिया मैंने। जब इसको नेचुरल लॉग इंटीग्रेशन को ओपन किया तो हो गया नेचुरल लॉग, और डीवी का बन गया डी फाइनल और वी का बन गया वी इनिशियल, शुरू वाला जो वॉल्यूम था और फाइनल वॉल्यूम था ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेचुरल लॉग को कर दिया लॉग में कन्वर्ट, तो लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग लगा देते हैं, ये नेचुरल लॉग में ऐसे कन्वर्ट होता है। क्लियर है, पता है ये सबको? नेचुरल लॉग में क्या प्रॉब्लम? लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग के आगे 2.303 लगा दीजिए, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बदल दिया v फाइनल बाई v इनिशियल। अब इसको जरा अच्छे तरीके से लिखते हैं, 2.303 को आगे लिख दिया तो ये आ गया माइनस 2.303 nRT log v फाइनल बाई v इनिशियल, या फिर मैं लिख सकता हूँ v2 बाई v1, या फिर मैं लिख सकता हूँ p1 बाई p2। अब ये ध्यान दे लेना भाई, p1 बाई p2 ऐसा क्यों, v2 बाई v1 इक्वल होता है p1 बाई p2। कैसे, देखो जरा, इस v1 को इधर ले जाओ, p2 को इधर ले आओ, तो p2 v2 इक्वल होता है p1 v1। यस याद है सबको? Yes, sir. तो बस फिर तो मैं इनकी जगह पर ये भर सकता हूँ, v2 बाई v1 की जगह p1 बाई p2 भर सकता हूँ, बस बात खत्म। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई नेगेटिव 2.303 nRT log v फाइनल बाई v इनिशियल या v2 बाई v1 p1 बाई p2, ठीक है। तो यहाँ पर वही सर फॉर्मूला फिक्स है ना, या ले लूं? क्या बेटा, ये वैल्यू फिक्स है ना सर, मतलब कांस्टेंट रहेगी? कांस्टेंट, जो अरे वैल्यू ड्राइव करी है। ये दोनों बदलेंगे तो कांस्टेंट कैसे रह जाएगी बेटा, ये दोनों बदलेंगे ना। नहीं, ये सर नंबर आया है टू माइनस हाँ 2.303। ये तो ऐसे ही लगेगा, तो ऐसे ही लगेगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बाकी की चीजें एन बदल दिया, आर बदल दिया, टी बदल दिया, कुछ भी बदलोगे, वी बदल दिया, पी बदल दिया, कुछ बदलोगे तो कुछ ना कुछ बदल जाएगी। हाँ 2.303 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया अभी सबको? यस सर। सर जब Yes, नेचुरल sir. लॉग यूज कर रखा होगा तो सर ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना? क्या 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 बेटा? सर जब नेचुरल लॉग यूज कर रखा होगा तब सर ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना? 2.303। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं। ये आप लोगों ने लोग में अभी किया नहीं क्या, मैथ में अभी नहीं किया होगा, है ना? सर 11th में। हाँ 11th में हूँ, जानता हूँ, ठीक है। ये कर लोगे आप लोग, मैथ वाले बच्चे Yes, तो sir. बहुत अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। मेरे से ज़्यादा आ जाएगा आप लोगों को थोड़े दिनों में, ठीक है। लोग के और पता नहीं क्या क्या फचड़े करने पड़ते हैं वहाँ पर, हम इतना केमिस्ट्री वाले यूज़ करते ही नहीं है, लोग तो बस छोटी मोटी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा नेचुरल लोग जब लोग में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, बस सीधी सी बात ये, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। तो भाई ये हो गई आपकी डेरिवेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, आपको अच्छे से करनी है। कंप्रेशन का वर्क होगा तो पॉजिटिव आएगा। अब आगे देखिए, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, वो रिवर्सिबल था, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब पीडीवी को पी डेल्टा वी में बदल दो, बस हो गया इरिवर्सिबल। यस क्लियर है सबको? खत्म। हाँ भाई आ गया क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़े ग्राफ है, थोड़े क्या, दो ही ग्राफ है, थोड़े नहीं, ठीक है। इसमें देखिए रिवर्सिबल का वर्कडन और इरिवर्सिबल का वर्कडन में डिफरेंस बता रखा है। रिवर्सिबल का वर्कडन हमेशा मैक्सिमम होता है। कैसे मैक्सिमम होता है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, एक कंडीशन है, ये काम भी बहुत आती है, आपको करनी तो है ही, ठीक है। तो देखिए क्या होगा और कैसे होगा। सबसे पहले रिवर्सिबल वाला, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है तो इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव है, तो मैंने लिखा हुआ नेगेटिव पी डी वी इक्वल वर्क। रिवर्सिबल बोला है उसने, रिवर्सिबल है तो डीवी लगाया। दूसरी तरफ देखो पी डेल्टा वी वर्क लगाया मैंने इक्वल टू वर्क। यस दोनों चीजें समझ में आ रही हैं?
ठीक है भाई, मैं पानी पी सर रहा एक बार था। वापस से समझा दोगे ये दोनों ग्राफ थोड़ा अभी मैंने शुरू ही नहीं किए बेटा, अभी शुरू ही नहीं हुए, मत चिंता करो, ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्मूला ही बताया, पानी पी रहा था थोड़ा सा, नो वरी, ठीक है। भाई गर्मी बहुत है, प्यास लग रही है। अब देखिए पी डेल्टा वी जो है वो वर्क डन होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल की बात कर रहा है और एक्सपेंशन की बात कर रहा है। रिवर्सिबल है तो डीवी लगा दिया, एक्सपेंशन है तो इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन। सेम यहाँ पर इरिवर्सिबल है तो भाई डेल्टा वी लगा दिया, और एक्सपेंशन है तो माइनस लगा दिया, दोनों वर्क होते हैं। ये तो समझ में आया सबको? यस सर। अब आगे देखिए, तो वर्क इसमें मैक्सिमम कैसे होता है। तो कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये वॉल्यूम है और इस तरफ जो है वो प्रेशर है। तो शुरू में जो प्रेशर था वो यहाँ था, हाई प्रेशर, ठीक है। इसने थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर था शुरू में, थोड़ा सा प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ आ गया, फिर से प्रेशर थोड़ा कम किया, वॉल्यूम यहाँ पर आ गया, फिर से कम किया, वॉल्यूम यहाँ पर आ गया, फिर से कम किया, वॉल्यूम यहाँ पर आ गया। अभी देखो मैं तो फाइनाइट स्टेप कर रहा हूँ, ये सीढ़ी बन रही है, देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सीढ़ी नहीं बनानी, बिल्कुल एक एक पॉइंट इसके बिल्कुल साथ वाला पॉइंट, हल्का सा इसी लाइन के बिल्कुल साथ में लाइन आ रही है, इसी लाइन के एक और साथ में, इसी लाइन के एक और साथ में, और ऐसे करके बहुत धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है भाई, वर्क होता है। तो P इनिशियल माइनस P फाइनल, बहुत देर के बाद, कितनी देर, अनइनफाइनाइट टाइम के बाद, V इनिशियल माइनस V फाइनल, यानी कि V इनिशियल माइनस V फाइनल चेंज इन वॉल्यूम, P इनिशियल माइनस P फाइनल चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर वो फाइनल जो वॉल्यूम होगा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, ताकि माइनस ना लगे। वो कैसे भी कर लेना, माइनस लगाना ही, हमें तो इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखो जरा इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, वर्क डन होगी। तो देखिए ये दोनों का एरिया, जो एरिया ऑफ ग्राफ आ रहा है ना, देखो ये ऐसे करके घटता जाएगा घटता जाएगा घटता, जो एरिया ऑफ ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ का एरिया, ये क्या है, ये सारा वर्क डन को दिखाएगा, ये दोनों की मल्टीप्लाई तो दिखाएगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम की मल्टीप्लाई है ये, यस। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जरा हमारे इरिवर्सिबल की, डेल्टा वी, अचानक से वॉल्यूम चेंज हो गया, तो प्रेशर यहां पर था, वॉल्यूम यहां पर था, नीचे वॉल्यूम, ये था प्रेशर, प्रेशर एकदम से चेंज हो गया और वॉल्यूम एकदम से यहां पर चेंज हो गया। तो यानी यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज फाइनाइट है, फाइन स्टेप में, पूरा बड़ा स्टेप बन रहा है, या फिर 4-5 स्टेप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की मल्टीप्लाई का जो ग्राफ आ रहा है, एकदम से छोटा ग्राफ आ रहा है। बताओ कौन सा ग्राफ बड़ा है, रिवर्सिबल वाला, यानी कि मल्टीप्लाई इन दोनों की ज्यादा आएगी। रिवर्सिबल वाला वर्क डन हमेशा मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा वर्क नहीं कर सकते आप। और ये जो है, ये वर्क डन इससे कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम प्रेशर यहां से सीधा यहां फैला देते, यहां पर प्रेशर आ गया और वॉल्यूम जो है वो यहां पर आ जाए, है ना। तो इस तरह से प्रेशर एकदम से कम हो गया तो वॉल्यूम एकदम से और बढ़ गया, यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम, तो ये और भी कम वर्क डन आ सकता है। तो वर्क डन जो है वो मिनिमम नहीं होता है इस केस में, बट इस केस में मैक्सिमम जरूर होता है। ये क्लियर है, समझ में आ गया बेटा सबको? यस। ठीक है। तो बस इस ग्राफ में यही है कि वर्क डन जो है वो रिवर्सिबल वाला क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये ग्राफ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्क कैलकुलेशन फॉर इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बात आती है, इरिवर्सिबल है, आइसोकोरिक है। आइसोकोर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो देखो भाई P डेल्टा V है, इरिवर्सिबल बोला उसने तो डेल्टा V लगेगा, आइसोकोरिक बोला वॉल्यूम कांस्टेंट लगेगा, वर्क डन 0 आएगा। आइसोकोरिक प्रेशर का वर्क डन 0 होता है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सिंपल सी कंडीशन है, लग रही होंगी आसान, अलग अलग से याद कीजिए, लिखिए, समझिए। कैलकुलेशन फॉर आइसोबारिक, आइसोबार, बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्या, बताया उसने? कुछ नहीं बताया। नो सर। तो सीधी सी बात है, प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी एक परफेक्ट वैल्यू हो सकती है। आप इसको ये मत बोलना कि डेल्टा P इक्वल 0, ये बात ध्यान देने वाली होती है, ठीक है। तो प्रेशर इंटू डेल्टा V, ये वर्क डन वही फॉर्मूला रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यस, क्लियर है?
हाँ भाई, और ये सारे वर्क डन एक्सपेंशन के चल रहे हैं, एक्सपेंशन, कोई भी कंप्रेशन का नहीं है। कंप्रेशन वाला वर्क डन पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन वाले सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अब। ये ठीक है भाई, तो वहां तक वो जो थे छोटे छोटे वर्क के फॉर्मूले थे। उससे पहले हमने डेल्टा क्यू इक्वल यू इक्वल डब्ल्यू इक्वल एन सी वी डी टी किया। फिर हमने कुछ वर्क के फॉर्मूले किए, ठीक है, डेरिवेशन की छोटी सी फॉर्मूले किए। अब बात आती है गामा की। गामा क्या है? गामा होता है सीपी बाय सीवी। सीपी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी होता है, दोनों को डिवाइड कर दो तो गामा की वैल्यू आती है। इसको बोलते हैं रेशो बोलते हैं, ठीक है, ये रेशो है दोनों का, सीपी सीवी का। और सीपी बाय सीवी होता है, सीवी बाय सीपी नहीं होता, और ये इसको बोलते हैं गामा। अब इस गामा को डिराइव करके इन्होंने थोड़ा सा एक दिखा रखा है, वी गेट गामा -1 इंटू सीवी इक्वल आर होता है, यानी कि इन दोनों का गामा -1 को सीवी से मल्टीप्लाई कर दो तो आर हो जाएगा। ऑब्वियस है, गामा जो इन दोनों का डिवाइड होता है तो माइनस में 1 कर रखा है, इन दोनों के डिवाइड के मल्टीप्लाई में सीवी कर रखा है तो इक्वल आर होता है। कैसे डिराइव करोगे इसे? वैसे तो बहुत आसान तरीका है, गामा की वैल्यू भर दो इसमें, सीपी बाय सीवी, माइनस में 1 कर रखा है इसने, मल्टीप्लाई में सीवी कर रखा है, इक्वल आर कर रखा है। यस, क्लियर है बेटा? अब क्या करें? यस सर। 1 एलसीएम ले लेंगे, सीवी आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा सीपी माइनस सीवी मल्टीप्लाई में सीवी इक्वल आर। ठीक है, बस हो गया। तो सीवी से सीवी कट जाएगा, सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो आर इक्वल आर, हैंस प्रूफ। या फिर आप आर इक्वल आर मत लिखो, उल्टा हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल आर होता है। यस, क्लियर है? सीपी माइनस सीवी इक्वल आर है। यस सर। क्लियर है? तो इसका उल्टा चलने लग जाओ ना, खत्म कहानी। सीपी माइनस सीवी आ रहा है, सीवी से मल्टीप्लाई सीवी से डिवाइड, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस में 1 ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सीपी बाय सीवी क्या होता है, गामा होता है, तो इसकी जगह पर गामा पुट कर दिया, आ गया आंसर। बस, ठीक है क्या? यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। सीपी बाय सीवी, सीपी माइनस सीवी आर होता है। सी, अब यहाँ इन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा किया, प्लस आर सीपी माइनस ऐसे करके कुछ मैंने ये तिकड़मबाजी करके ऐसे निकाल रखा है। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, चॉइस इज योर्स। फॉर्मूला समझ में आया होगा सभी को? ठीक है, यस गाइस, Yes. समझ में आ गया बेटा? ठीक है, यस सर। चॉइस इज योर्स। कैसे भी डिराइव करो, मत करो, डेरिवेशन गई तेल लेने, सीधी बात। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए जरा, एक और फॉर्मूला है सीपीसीवी वाला, ये पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट। अब ये जो गामा है ना, ये गामा यहाँ पर पी और वी के, वी की पावर है, ये पीवी दोनों की नहीं, वी की पावर गामा, वी की पावर गामा है। पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी गामा कांस्टेंट होता है। अब ये बात भी, ये कंडीशन भी याद रखना। इसकी भी डेरिवेशंस हैं बीएससी में, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा करके इनको भी निकाल रखा है उन्होंने, लेकिन हमारे जहां पर डेरिवेशन का कोई काम नहीं है तो हम उसको नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, अब जरा आगे देखते हैं इसको इन्होंने कर क्या रखा था। तो इन्होंने इसी से एक वर्कडन, एक और वर्कडन का फॉर्मूला निकाल रखा है, ठीक है। वो वर्कडन का फॉर्मूला आपको देखना है। तो देखो, मैं नीचे से उठाऊंगा इसको, ये हमें पता है डी क्यू डी यू और डी डब्ल्यू तीनों एनसीवीडीटी के बराबर होते हैं, जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर क्यू 0 हो जाता है तो यू और डब्ल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं यू इक्वल एनसीवीडीटी। ये लिया भाई। अब यहाँ से हमने उठाया पहली इक्वेशन। देखो, ऊपर तक का कोई मामला हमारे काम का नहीं है, इसको भूल जाओ। जो पहली इक्वेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, इसको देखो, पीवी इक्वल एन और आर डिवाइड बाय गामा -1, गामा -1 मल्टीप्लाई में सीवी इक्वल आर था। अभी अभी हमने इसको डिराइव किया, याद है? यस सर। यस सर। यहां से हम कहां पर आए, तो यहां से हमने क्या कर दिया, इसको लिख लिया, ये पहली इक्वेशन बना ली। कैसे? सीवी की वैल्यू निकाल ली, गामा -1 आर, गामा -1 नीचे चला गया, आर गामा -1, ठीक है। सीवी इक्वल गामा -1, सीवी इंटू गामा -1 आर होता है, ये हमें पता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब पहली इक्वेशन समझ में आ गई होगी। दूसरी इक्वेशन देखिए, हमें पता है डब्ल्यू इक्वल एनसीवीडीटी होता है, वो तो यू भी होता है, क्यू भी होता है, हमारी मर्जी किसको लें, तो डब्ल्यू इक्वल एनसीवीडीटी है।
वर्क डन, DW, चेंज इन वर्क डन NCV/DT होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी CV लिखना, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो CP लिखा जाएगा, बस ये ध्यान रख लेना। तो CV लिखने का मतलब ये है कि जब इसकी हीट कैपेसिटी मेजर हुई थी तब वॉल्यूम कांस्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, तीसरी इक्वेशन देखिए, W इक्वल N, अब देखिए यहाँ N CV की जगह पर क्या भर सकता हूं मैं, डेल्टा T वही है, ये रहा CV की जगह पर R बाय गामा -1 पुट कर सकते हैं, तो इस CV की जगह पर R डिवाइड बाय गामा -1 पुट कर दिया, N और डेल्टा T सेम रखा। यस, क्लियर है ये बात, ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? N Yes, R, sir. ठीक है, डेल्टा T, तो ये CV की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, R बाय गामा -1, आ गया स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट देखो, W इक्वल P2, अब यहां डेल्टा T गामा -1 ऐसा कैसा है, ध्यान दे लेना। NRT दिख रहा है आपको, ये NRT बन रहा है, NRT बन रहा है, PV इक्वल NRT होता है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो तीसरी इक्वेशन में NRT बन रहा है, NRT की जगह पर मैं PV लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ डेल्टा T है तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे P1V1 इक्वल NRT1, P2V2 इक्वल NRT2, तो यहाँ से P1V1 और P2V2 माइनस P1V1 जो है वो इक्वल NRT2 माइनस T1, यानी कि डेल्टा T2, तो डेल्टा T2 भर देंगे, इसको डेल्टा T भर देंगे, तो यानी कि P2 माइनस और P2V2 माइनस P1V1 हम इसकी जगह पर भर सकते हैं, तो मैंने पूरा इसकी जगह पर भर दिया, डिवाइड बाय गामा -1, ये हमारा आ गया वर्क डन। ये एक और अलग तरह का वर्क डन है। यस, क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर हीट कांस्टेंट है, और याद रख लेना ये एडियाबैटिक के लिए PV गामा इक्वल कांस्टेंट होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखना अब आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए बोल रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है। तो देखिए भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है तो बताएगा, आजादी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड जब बाय, कोई रोक टोक ना हो, कोई रोक टोक ना हो, गोबर खाने जाओ तो भी कोई रोके ना कि गोबर क्यों खा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं आजादी। इज दिस द फ्रीडम? कि मरना चाहते हो, गलत काम कर रहे हो, रिजल्ट खराब निकलेगा, तब भी आपको ना रोका जाए, क्या ये है आजादी का मतलब? यही मानते हैं सभी, सभी के लिए यही मतलब होता है आजादी। आजादी का मतलब वो है अपनी मन मर्जी का काम कर सकें जिससे किसी दूसरे बंदे को, किसी को भी तकलीफ ना हो, ठीक है, वो होती है आजादी। अगर हम अपनी मन मर्जी का काम कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे बंदे को तकलीफ हो रही है हमारी वजह से, उसको आजादी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे की आजादी आप लोग छीन रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि बुरे आदमियों को तो फिर कभी पसंद नहीं आएंगे हम लोग, तो ऐसा नहीं है, बुरे लोग तो बुरे ही रहेंगे, उनका कोई इलाज नहीं है, सेटिस्फाइड किसी को नहीं कर सकते एज पर लीगल लॉ, इसलिए कानून बनाए गए। मैं चाहता हूं मैं सामने वाले को थप्पड़ मारूं, मेरा मन कर रहा है, मेरे को आजादी चाहिए, अब सामने वाला मुझे ना मारे, ये भी मेरी आजादी चाहिए, तो मेरी आजादी है, तो दूसरे की तो कोई आजादी नहीं है। समझ में आ रही है बात? भाई अगर मैं थप्पड़ मारने का दिल है तो सामने वाला का भी दिल कर सकता है, वो भी मार सकता है, दोनों का आजादी तो झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरा मार काट मच जाएगी, सब एक दूसरे को मार डालेंगे, ये तो आजादी नहीं है। समझ में आई बात? तो फिर क्या करें? इसलिए कानून बने, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बना, और इस कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को पुराने जमाने में धर्म कह देते थे, कि धर्म की बात मानी जाएगी, धर्म की बात की जाएगी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर एंड कानून, जीने का सलीका ही धर्म है। धर्म कोई वैसे नहीं कहा गया है कि दिस इज नॉट ए रिलीजन, समझ में आया? धर्म लॉ एंड ऑर्डर्स को लागू करने के लिए ही कहा गया है, इसका वास्ट मीनिंग है धर्म का। जनरली लोग धर्म का मीनिंग पता नहीं कितने के बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में धर्म का मीनिंग यही है, जीने की आजादी, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जो हिंदुस्तान में रहता है उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर अलग है, जो किसी दूसरी कंट्री में रहता है उसके लिए अलग है। कहीं पर शराब पीना वैलिड है, कहीं पर शराब पीना वैलिड नहीं है। तो ये जब चीजें हम सुनते हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मतलब 9 साल की एज में बच्चों को अधिकार है, वो शादी कर सकता है अपनी मर्जी से। हमारे यहाँ देश के अंदर 18 साल और 21 साल की उम्र के बिना शादी नहीं कर सकता बच्चा, है ना। लड़कों को तो 21 साल की उम्र, लड़कियों के लिए 18 साल की उम्र।
अब एक चीज बताइए, लड़कियां मतलब 18 साल की उम्र में इतनी अकलमंद हो जाती हैं कि वो अपने लिए हस्बैंड चूज कर सकती हैं, लड़के 18 की उम्र में इतने अकलमंद नहीं होते कि वो अपने लिए वाइफ चूज कर सके। तो बताओ मंद बुद्धि कौन हुआ, लड़के के लड़कियां? इंटेलिजेंट कौन हुआ? जितने भी लड़के खुद को समझते हैं इंटेलिजेंट, तो वो अपना भूत उतार दें। साइंटिफिकली रिसर्च ये कहती है कि लड़कियां जो हैं वो कम एज में मैच्योर जल्दी होती हैं, लड़के जो हैं वो कम एज में मैच्योर नहीं होते, उनमें बचपना रह जाता है। इसलिए लड़कियों की एज 3 साल कम रखी गई है। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ सबको, जितने शाने बैठे हैं यहाँ पे के सारे ऐसी ठीक है। तो अब यहां से याद चीज याद रखिए कि फ्रीडम के अपने अपने मतलब हैं। तो इसका मतलब क्या भाई, किसी के लिए कोई फ्रीडम कुछ हो सकती है, लेकिन फ्रीडम का असली मतलब ये है, किसी ने कहा था ना वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारे लिए परिवार है। तो जैसे परिवार में सबको अपने अधिकार होते हैं, ठीक है, सब अपनी जगह पर अपनी एज पर वो काम कर सकते हैं जो उन्हें आजादी दी गई, उसके अलावा बड़ों के काम छोटे नहीं कर सकते। किसी को लगता हो कि बड़ों के काम छोटे कर सकते हैं तो वो सच नहीं है, जब बड़े हो जाओगे तब पता लगेगा। तो इसलिए आजादी के बहुत सारे मतलब हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से कोई भी कुछ भी उठाता है और कुछ भी बकवास करता है, लेकिन एक्चुअल में मतलब ये है कि सबको जीने का अधिकार होना चाहिए, जियो और जीने दो, ये है असली आजादी। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, आपका दिल कर रहा है गोबर खाने का, आप खा सकते हैं, लेकिन दूसरे बंदे को स्मेल नहीं आनी चाहिए उस गोबर की। सिंपल और साफ। उसको अगर स्मेल आ रही है, आप खिंडा खिंडा के गोबर उसके सामने खा रहे हैं, तो सिंपल बात है भाई, आप उसको तकलीफ दे रहे हैं, और उसको तकलीफ देना मतलब आपकी आजादी नहीं है, ये तो फिर गुनाह हो गया। तो इस चीज को अगर इस छोटे से ला को समझ लें तो हम पूरे कानून सिस्टम को समझ सकते हैं, और फिर हम उसमें गलतियां भी निकाल सकते हैं कि कानून में कहाँ गलतियां। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आजादी एटम्स भी चाहते हैं। तो एक एटम 3 एक्सिस में घूम सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में गैस का एटम घूम सकता है, यस और नॉट? यस सर। तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक एटम की मोनो एटॉमिक कोई गैस है, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ैनन है, रेडन है, इन सभी गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, क्योंकि वो 3 डायरेक्शंस में काइनेटिक मोशन कर सकती हैं। काइनेटिक मोशन का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, अंडरलाइन किया हुआ मैंने, ट्रांसलेशनल को ही काइनेटिक बोलते हैं। यस, क्लियर है? यस समझ में आ सर। गया? पहला गेस तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया पहले गेस से। तीसरा पॉइंट देखिए, ट्रांसलेशनल जो है वो अगर कोई डाई एटॉमिक गैस है तो ट्रांसलेशनल मोशन 2, उसके अंदर 3 तो ट्रांसलेशनल होंगे, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में 2 एटम्स। जैसे कि HCl गैस है, HCl गैस क्या करता है, वो एक्स एक्सिस में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में जा सकता है, इसके आर पार, बिल्कुल इसके आर पार भी जा सकता है। वो जा सकता है कि नहीं जा सकता? यस सर। तो यानी इसमें 3 तो ट्रांसलेशनल सब में होती है, सब में, सभी मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ घूम सकते हैं। अगर वो गैस है तो वो इतने फ्री हैं कि वो तीनों एक्सिस में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन 2 एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो टिकते नहीं है वो। दोस्ती भले ही H और Cl में हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये अपनी जगह पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ये अपनी जगह ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहते हैं। और इस वाइब्रेशन की वजह से इन दोनों की वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन भी होती है साथ में। तो रोटेशनल क्या होती है भाई, यहाँ पर HCl के केस में वाइब्रेशंस नहीं होती हैं, डाई एटॉमिक के केस में वो वाइब्रेशन सेम ही डायरेक्शन में करते हैं, यूं कह सकते हैं। तो सिर्फ इसमें रोटेशनल होती है। तो रोटेशन देखो, HCl जो है वो ऐसे घूम सकता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यस, क्लियर है? और एक वो HCl ऐसे भी घूम सकता है दूसरी तरफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 एक्सिस में रोटेट भी कर सकता है। अब आप कहेंगे तीसरी एक्सिस में क्यों नहीं कर रहा? जिस एक्सिस में जा रहा है उस एक्सिस में रोटेट नहीं करेगा, शायद किसी एक एक्सिस को तो उसे छोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो 2 रोटेशनल कर Yes, सकता है sir. वो, 2 रोटेशनल। अब देखो लीनियर पॉलीएटॉमिक, 2 से ज्यादा एटम है, वो डाई एटॉमिक था, 2 से ज्यादा एटम है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 एटम्स हैं लेकिन एक ही लाइन में है। तो ट्रांसलेशनल तो इसमें भी 3 होंगी, रोटेशन इसमें भी 2 ही होने वाली है, सेम रोटेशन 2, ट्रांसलेशन 2। आगे देखिए 5वां लास्ट, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। नॉन लीनियर और पॉलीएटॉमिक हो, जैसे कि वाटर गैस लगा लो, हाइड्रोजन 2 लगे हो ऑक्सीजन के साथ में, ऐसे
एक से ज्यादा एटम है नॉन लीनियर, ये लीनियर नहीं है, ये वी शेप या बेंट शेप है। तो इसका मतलब इसमें 3 रोटेशनल होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों में रोटेट कर सकता है। और साथ में 3 ही इसके अंदर क्या होती है, ट्रांसलेशन। देयर इज 3 ट्रांसलेशन एंड 3 रोटेशनल मोशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है इसकी। दोनों की 5-5 थी। यस क्लियर है, सबसे पहले वाले की 3 थी। समझ में आ गया भाई? तो अब जरा ये टेबल देखिएगा, यहां फिर से उसको हाईलाइट करके, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लिखा हुआ है। ट्रांसलेशनल मोशन 3 है। डाई एटॉमिक के लिए 5 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल 3, 2 वाइब्रेशनल। ठीक है, वाइब्रेशन था, रोटेशन था, रोटेशन था वो, मैंने यहाँ पे वाइब्रेशन, Yes, sir. Rotation. रोटेशन है। ठीक है, चलो इसको करेक्ट कर देते हैं। तो करेक्ट होने वाला नहीं है, बहुत पुराना लिखा हुआ है, नहीं होगा। खैर आप समझ लेना भावनाओं को, ये रोटेशन है। ठीक है, रोटेशनल। तो यहाँ पर, तो यहाँ पॉलीएटॉमिक लीनियर में 3 रोटेशन, 2 सॉरी 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। नॉन लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशन। तो देखो पहले वाला मोनो एटॉमिक में 3 होती हैं, बात ही खत्म। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक में 6 होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, इसका भी खत्म। बीच में रह गया डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, लेकिन दोनों लीनियर है। डाईएटॉमिक तो हमेशा लीनियर होता है और पॉलीएटॉमिक भी लीनियर होता है। तो मुद्दा खत्म कर दे, हम मुद्दा ये खत्म कर देते हैं, डाईएटॉमिक को खत्म कर दो, बस खत्म कर दो इसको। तो ये पूरा खत्म हो सकता है, बिल्कुल 5r/2, 7r/2, 7/5 सब खत्म हो सकता है। तो यानी मोनोएटॉमिक है तो 3, लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो 5, 3+2, और अगर लीनियर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो 3+3। ऐसे करके आपके लिए आसान हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक का मतलब यही होता है, एक से ज्यादा एटम। तो डाईएटॉमिक भी आ गया उसके अंदर लीनियर में। क्लियर है सबको, समझ में आया? यस सर। तो देखिए अब जरा इसमें क्या है। तो देखिए सीवी, अब हमने सीवी निकालना हो, अगर आपको कोई कहे देखिए गैस है, मोनो एटॉमिक है, सीवी बताओ, कैसे बताओगे? तो बोलता है फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर। तो F हमें पता है मोनो एटॉमिक के लिए 3 होता है, 3 इंटू R/2। यस, और अगर पॉली एटॉमिक हो तो 5 होता है फ्रीडम, 5 इंटू R/2, और नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक हो तो 6R/2। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? सर यानी बिना कुछ पता लगे आपको सीवी इक्वल क्या होता है भाई? सीवी होता है Q/T इंटू नंबर ऑफ पर मोल n, है ना? अब ये सारी वैल्यूज आपको नहीं दी उसने, कुछ नहीं दिया। क्या बोला? सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो, बता दी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो हमने उससे तीनों वैल्यूज निकाल ली। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ये डायटोमिक वाली वैल्यू खत्म कर दी। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, अगर सीपी निकालना हो, सीपी के लिए F+2 डिवाइड बाई 2 इंटू आर, F+2 डिवाइड बाई 2 इंटू आर। पहले F/2r था, अब F+2/2r हो गया। तो ये क्या आ जाएगा? अगर मोनोएटॉमिक है तो F की वैल्यू कितनी होती है? 3, 3+2 5 हो गया, 5/2 इंटू आर। अब पॉलीएटॉमिक के लिए, लीनियर के लिए 7/r, और नॉन लीनियर के लिए 8r/2। अब बात करते हैं सीपी सीवी, तो निकाल ही सकते हैं फ्रीडम से, गामा भी निकाल सकते हैं। गामा क्या था? CP/CV। यस, तो CP/CV कैसे निकलेगा भाई? वो होता है F+2 डिवाइडेड बाई F, डिवाइड बाई 2 नहीं है, अब डिवाइड बाई F, R भी नहीं है, याद रख लें। तो ये कितना है? पहले का 3+2 5/3 आ जाएगा, फिर दूसरा 5+2/5 7 फिर नेक्स्ट वाला 6+2/6, ये 8/6 मिलेगा। यस, क्लियर है सबको? ये समझ में आ गई पूरी टेबल? इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से याद करना है, और पूरी टेबल पता होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है सब कुछ पता होना चाहिए, और इसके बेस पर 1-2 फॉर्मूलाज भी हम आगे करने वाले हैं। यस, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में इतना ही था। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान से कीजिएगा, 2-3 बार याद कीजिएगा, और फिर उसके बाद सारा का सारा दोबारा से लिख के देखिएगा, जितनी भी कंडीशन आपको बताई गई हैं सभी। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो अब मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ कर रहा हूँ, और आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे डाउट डिस्कस कर सकते हैं लोग।